हेलो गाइस, दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस एंड आई एम निखिल सोलंकी। हमारे पोवर्टी में हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए, शायद अकॉर्डिंग टू गुन्नू दीदी 8 पार्ट बढ़ चुके हैं। हमें सिर्फ इतना कवर करना बाकी है, मेजर्स टू रिड्यूस पोवर्टी। वहाँ पे 10 हमारे पास मेजर पॉइंट्स है। टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, शायद उससे गरीबी कम हो जाए। डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, शायद उससे गरीबी बंद हो जाए, कम हो जाए। डेवलपमेंट ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर, शायद उससे गरीबी कम हो जाए। यूज ऑफ अप्रोप्रिएट टैक्स पॉलिसी, शायद उससे गरीबी कम हो जाए। राइज इन ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, शायद उससे गरीबी कम हो जाए। गुड्स एंड सर्विसेज एट रीजनेबल रेट, शायद उससे गरीबी कम हो जाए। 7वें नंबर पे है एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स, उसके अंदर सब पॉइंट्स है जिसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम से, वेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम से, PMRY प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जिसको मनरेगा बोल दो 2005 का एक्ट है। हाउसिंग, ये हो गया 7वें नंबर का पॉइंट। 8वें नंबर में हाउसिंग स्कीम्स है। सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स 9वें नंबर पे है। और फिर जन धन योजना, जहां पे आपने लाइन लगा लगा के अकाउंट खुलवाए हैं। तो मेजर्स टू रिड्यूस पोवर्टी में हमें क्या पढ़ना है, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, सीधे 49 नंबर के पेज पे जाएंगे और इत्मीनान से पढ़ने की कोशिश। सॉरी, 59 नंबर का पेज है, बराबर है। कभी कभी सिग्मा सर भी गलती करते हैं, गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती है, वहां पे भी गलती हो जाती है। इट्स ओके, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। मेजर्स टू रिड्यूस पोवर्टी हम पढ़ रहे हैं, पढ़ना ही चाहिए बच्चों। पढ़ना हर एक बच्चे का धर्मसिद्ध अधिकार है। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, समझ रहे हो बच्चों? ठीक है, क्या करेंगे हम? मेजर्स टू रिड्यूस पोवर्टी करेंगे। पेन का स्ट्रोक्स थोड़ा पतला करेंगे। हो गया है मेरे बच्चों, पतला हो गया है। देखो स्ट्रोक्स, इसको जाड़ा स्ट्रोक बोलते हैं, इसको पतला स्ट्रोक बोलते हैं। ये भी एक एजुकेशन का हिस्सा है। मेजर्स टू रिड्यूस पोवर्टी मतलब कि कुल मिला के हमने हमारे देश में, हमारा प्यारा देश INDIA, भारत, हिंदुस्तान, ठीक है, कितने सारे नाम है। इस देश में हमने गरीबी को हटाने के लिए क्या क्या मेजर्स लिए हैं, ठीक है। जैसे कि आप एग्जाम में पास होने के लिए क्या क्या करते हो, बराबर है। ऐसे ही आगे वाले बच्चे को बोलते हो ना, 3 MCQ तू करके आना, 3 MCQ मैं करके आऊंगा, 6 MCQ हो जाएंगे हमारे। ऐसे सेटिंग करते हो ना, समझ रहे हो? तो इंडिया हैज टेकन द फॉलोइंग स्टेप्स टू रिड्यूस पोवर्टी ड्यूरिंग प्लानिंग पीरियड। अरे वापस प्लानिंग पीरियड आ गया, कैसी बात करते हैं, हमें तो कुछ पता ही नहीं चलता है। 5.5.1 प्लानिंग पीरियड में टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, हमने एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए क्या कोई काम किया है? कायदे से किया होगा, है ना। देख लेते हैं, 4-5-6 लाइन पढ़ी है अंदर, पढ़ेंगे तो पता चली जाएगा। ऑब्वियसली हम भारत की बात कर रहे हैं। इन इंडिया वन ऑफ द बेसिक, ये जब ऐसी डिग्री आती है ना, यानी आपके पास बहुत सारे रीजंस होते हैं, उसमें से एक रीजंस है और वो भी बेसिक रीजन है। वन ऑफ द बेसिक रीजंस ऑफ पोवर्टी इज लो प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर। पुराने जमाने में पुराने ख्यालात की खेती करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, तो प्रोडक्टिविटी कैसे आएगी? बहुत सारी बार हमने इस चैप्टर में नहीं, 10th स्टैंडर्ड तक आपने बहुत सारी बात ऐसी चर्चा कर चुके हो। वन ऑफ द बेसिक रीजंस ऑफ पोवर्टी इज लो प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर। पहले बेसिक रीजन क्या हो गया? लो प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर। ये तो आप रीजन बता रहे हो सर, ये क्या बता रहे हो? रीजन। हमें तो मेजर्स, ये तो रीजन हो गया बेटा। मेजर्स तब आएगा जब आपको रीजन पता चलेगा, उसके बाद में उसके ऊपर काम किया जाएगा। देखो क्या करते हैं। विथ इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड इनकम ऑफ एग्रीकल्चर लेबरर, पोवर्टी कैन बी रिड्यूस। ये अब शक्यता दर्शा रहे हैं। पहले तो ये तो लिखा है कि भारत में प्लानिंग पीरियड के दौरान क्या क्या किया गया, उसके लिए पहले तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, वो एक रीजन है, वन ऑफ द बेसिक रीजन है गरीबी का। उसके बाद में ऐसा लिखा गया कि शायद, कैन बी मतलब क्या? शायद अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए और जो एग्रीकल्चर में काम करने वाले लेबरर है और उनका इनकम बढ़ जाए, तो शायद कैन बी, पोवर्टी कैन बी रिड्यूस्ड। चलो, अब ये दो चीजें अगर आपको पता चल गई है तो शायद आगे हमने कुछ काम भी किया होगा। रिगार्डिंग दिस, इसका मतलब क्या? इसके लिए
रिगार्डिंग दिस, इसके लिए कैसे कैसे, थ्रू पब्लिक प्रोग्राम्स, फार्मर्स पब्लिक में जाके हमने प्रोग्राम्स किए, जैसे हमने आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स और टेक्निकल रिफॉर्म्स, उसके द्वारा आप पढ़ चुके हो कि चैनलों के माध्यम से, पब्लिक प्रोग्राम्स के माध्यम से फार्मरों को बताया जाता है, फार्मर्स को बताया जाता है कि भाई ये सीड्स अवेलेबल है, अच्छी अच्छी चीजें, टेक्निक्स अवेलेबल है। तो थ्रू पब्लिक प्रोग्राम्स आपको पता चला, 10th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो आप। फार्मर्स, यहां पे एस लगाना है तो लगा देना, फार्मर्स आर इन्फॉर्म्ड अबाउट अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी, कि भाई अब आपके पास आपको बेल का उपयोग करके खेड़ने की जरूरत नहीं है। देयर आर न्यू टेक्नोलॉजीज, अपग्रेडेड टेक्नोलॉजीज अवेलेबल, हार्वेस्टिंग के लिए भी अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी है। ये आप 8th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो, एनसीईआरटी बुक में, पता है? समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूं? कब पढ़ चुके हो? 8th स्टैंडर्ड में। अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी, फिर अवेलेबल रिसोर्सेज एट रीजनेबल रेट्स, आपके पास जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है वो भी रीजनेबल रेट्स के ऊपर अवेलेबल है। फिर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज भी बड़ा है, मतलब कि आपने जो प्रोड्यूस किया उसको एक जगह से दूसरी जगह बेचने के लिए, सेल करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज भी बड़ा है, और जो सामान बेच रहे हो उसका मैक्सिमम कीमत आपको मिले उसकी भी फैसिलिटीज की गई है। रेगुलेटेड मार्केट, मैक्सिमम प्राइस एंड रेगुलेटेड मार्केट फॉर देयर प्रोड्यूस, ये मतलब क्या? अनरेगुलेटेड मार्केट नहीं है, रेगुलेटेड मार्केट है जहां पे कंट्रोल है गवर्नमेंट का। ऐसा नहीं है कि आपने वीट प्रोड्यूस कर दिया तो आपको खरीदने के लिए कोई नहीं है, और ऐसा भी नहीं है जहां पे आपका एक्सप्लॉइटेशन होगा। कोई एक अमीर इंसान होगा वो आपको बोलेगा 1 रुपए 1 किलो दे दो। भाई एक मिनिमम प्राइस तय की जाती है कि इतना रुपया, अगर आपने गेहूं इंडिया में प्रोड्यूस किया है तो उसका बेसिक प्राइस कम से कम 14 रुपया अप्रोक्सीमेटली है, अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूं, तो वो तो आपको मिलेगा, आपको कोई एक्सप्लॉइटेशन नहीं कर पाएगा। डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर विल इंक्रीज प्रोडक्टिविटी पर लेबर, इसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में चर्चा किया था, प्रोडक्टिविटी पर लेबर। और अगर एग्रीकल्चर डेवलप हो गया तो प्रोडक्टिविटी पर लेबर बढ़ जाएगा। ऑल्सो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड प्राइस ऑफ फूड ग्रेन्स विल डिक्रीज, जैसे जैसे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी और प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन्स विल डिक्रीज, दिस विल बी मोर एडवांटेजेस टू द पुअर एंड पॉवर्टी कैन बी रिड्यूस, और धीरे धीरे करके पॉवर्टी कम हो जाएगी। तो इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में हमने पहले तो इस पैराग्राफ को समझा, उसके बाद में आपको पता है आप यहाँ पे मेरा वीडियो देखने क्यों आते हो बच्चों, क्योंकि हम इसको फाइनलाइज करेंगे, आपको एग्जाम में कैसे फाइनल तरीके से याद रखना है, इसलिए आप आते हो मेरा वीडियो देखने। वापस हम पढ़ते हैं बच्चों, ये है मेजर्स टू रिड्यूस पॉवर्टी। इसके लिए हमारे पास 10 मेजर्स है कि प्लानिंग पीरियड के दौरान हमने कैसे कैसे स्टेप्स लिए थे। तो उसमें से सबसे पहला पॉइंट आता है 5.5.1 टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। अब इसके लिए आपको तो सबसे पहले एक बताना पड़ेगा कि ये एक प्रॉब्लम है। क्या बताना पड़ेगा? ये एक प्रॉब्लम है। तो भारत के अंदर वन ऑफ द बेसिक रीजंस ऑफ पॉवर्टी इज लो प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर। पहले तो हम बताएंगे प्रॉब्लम है, फिर हम उसका सॉल्यूशन बताने की कोशिश करेंगे। नाउ विथ इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड इनकम ऑफ एग्रीकल्चर लेबरर, शायद पॉवर्टी कैन बी रिड्यूस। आप समझ रहे हो? आपने पहली 2 लाइन में क्या बताया कि एग्रीकल्चर जो प्रोडक्टिविटी है अगर वो लो है तो वो वन ऑफ द बेसिक रीजंस ऑफ पॉवर्टी है इन इंडिया। वन ऑफ द, देयर आर सो मेनी बेसिक रीजंस ऑफ पॉवर्टी, लेकिन वन ऑफ द बेसिक रीजंस क्या है? लो प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर इन इंडिया। वन ऑफ द बेसिक रीजंस ऑफ पॉवर्टी इज लो प्रोडक्टिविटी एंड, और अगर गलती से आप इसको बढ़ा रहे हो तो पॉवर्टी कैन बी रिड्यूस, पॉवर्टी कैन बी, ऐसा बताना है। विथ इंक्रीज, ये जो चीज है विथ, ये जो लो है अगर इसको इंक्रीज कर दिया जाए तो, इसको इंक्रीज विथ इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, एंड अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो लेबर्स की इनकम भी बढ़ेगी ना। एंड इनकम ऑफ एग्रीकल्चर लेबरर, किसको कम किया जा सकता है? पॉवर्टी कैन बी रिड्यूस्ड। इसके लिए रिगार्डिंग दिस हमने क्या किया है? थ्रू पब्लिक प्रोग्राम्स रिगार्डिंग दिस। कैसे? पब्लिक प्रोग्राम्स समझ रहे हो ना आप, 10th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो। वो चैनल्स की बात, उनके नंबर्स भी दिए गए थे,
चैनल के, डीडी के ऊपर एग्रीकल्चर चैनल आता है, दिल्ली दूरदर्शन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना। तो अलग अलग पब्लिक प्रोग्राम्स के द्वारा फार्मर्स आर इन्फॉर्म्ड अबाउट, फार्मर्स लिख देना, एस लिख देना, उनको किसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है, अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी के बारे में, अवेलेबल रिसोर्सिस एट रीजनेबल रेट्स, एज वेल एज improved infrastructure facilities, maximum price and regulated market for their produce, maximum price and regulated market, एक मार्केट जो है जहां पे कंट्रोल किया जाता है, रेगुलेटेड मार्केट फॉर देयर प्रोड्यूस। इनको रिगार्डिंग दिस, ये जो पुअर्टी को हमें कम करना है उसके लिए फार्मर्स को रिगार्डिंग दिस थ्रू पब्लिक प्रोग्राम्स फार्मर्स आर इंफॉर्म्ड अबाउट अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी। किनका इंफॉर्मेशन उनको दिया गया, अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी, ठीक है, अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी, नो इश्यूज डोंट वरी, अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी, ठीक है, यूटी। उसके अलावा अवेलेबल रिसोर्सिस एट रीजनेबल रेट, अवेलेबल रिसोर्सिस एट द रीजनेबल रेट, रीजनेबल रेट, इंप्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, IIF, ठीक है, मैक्सिमम प्राइस एंड रेगुलेटेड मार्केट, मैक्सिमम प्राइस एज वेल एज रेगुलेटेड मार्केट फॉर देयर प्रोड्यूस। देखो हमने जब पढ़ा रिगार्डिंग दिस, हमने पहले 2 लाइन तो एकदम क्लियर है। इन इंडिया वन ऑफ द बेसिक रीजंस ऑफ पॉवर्टी इज लो प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर। पहले तो उसको रीजन तो मानना पड़ेगा ना, उसके बाद में हमने उसके लिए क्या मेजर्स लिए हैं। और विथ इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो क्या उनके अंदर काम कर रहे हैं खेडूत, उनका इनकम नहीं बढ़ेगा। एंड इनकम ऑफ एग्रीकल्चर लेबरर, पॉवर्टी कैन बी रिड्यूस्ड, पॉवर्टी को कम किया जा सकता है। तो इसके लिए क्या कुछ काम किया है? हाँ किया है। रिगार्डिंग दिस कैसे काम किया है? थ्रू पब्लिक प्रोग्राम्स, हमने काम किया है थ्रू पब्लिक प्रोग्राम्स। फार्मर्स आर इंफॉर्म्ड अबाउट अपग्रेडेड टेक्नोलॉजीज, यूटी, अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी, AR मतलब अवेलेबल रिसोर्सिस एट रीजनेबल रेट। फिर है आपका IIF, इंप्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, एज वेल एज मैक्सिमम प्राइस एंड रेगुलेटेड मार्केट फॉर देयर प्रोड्यूस। कोई डाउट है? डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर विल इंक्रीज प्रोडक्टिविटी पर लेबर बढ़ जाएगी। ऑल्सो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी, एज वेल एज प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन्स विल डिक्रीज। अगर देखो ज्यादा प्रोड्यूस हो जाएगा मतलब सप्लाई ज्यादा है, आप समझ रहे हो, ठीक है ना। तो और डिमांड मतलब उसके साथ रिलेटिवली कम रहेगी, मतलब ऐसा नहीं है कि सप्लाई कम है तो ज्यादा सप्लाई बढ़ जाएगा तो प्राइसेस भी कंट्रोल रहेगी कि नहीं रहेगी। तो फूड ग्रेन्स की जो प्राइसेस है वो भी कम रहेगी, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कैसी रह जाएगी? बढ़ जाएगी। दिस विल बी मोर एडवांटेजेस टू द पुअर एंड पॉवर्टी कैन बी रिड्यूस। ये वाला पॉइंट आपके लिए बड़ा इंप्रूवमेंट है। आपने एग्रीकल्चर जो कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, फार्मर्स को तो पैसा दिया, लेकिन ये प्रोडक्टिविटी बढ़ने से फूड ग्रेन्स, देखो ढेर सारा प्रोडक्शन हो जाएगा गेहूं का, तो गेहूं का भाई प्राइस भी कम होगा कि नहीं होगा, तो उससे दूसरे गरीबों को भी फायदा होगा कि नहीं होगा। तो ये लाइन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इससे भी गरीबी कम होगी। हम वी आर नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट फार्मर्स, वी आर टॉकिंग अबाउट पॉवर्टी एज अ होल। दिस विल बी मोर एडवांटेजेस टू द पुअर एंड पॉवर्टी कैन बी रिड्यूस। आप चाहते हो मैं और एक बार करूं कि आगे बढ़ूं? वेरी गुड, चलो। डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ठीक है। थोड़ा थोड़ा बोलता जाऊंगा, उसके साथ में थोड़ा थोड़ा इरेज भी करता जाऊंगा, ठीक है ना। आपको जब भी कुछ किसी चीज की जरूरत है तो स्क्रीनशॉट लेते जाना है ना। देखो मस्त है,
पहले मैं ना वो बड़े बड़े मेरा 1.5 लाख का बोर्ड है ना, उसके ऊपर वीडियो बनाता था, पर आजकल तो मैंने क्या किया है पता है आपको, एक टैब लिया है, पता है आईपैड लिया है मैंने, आपको पता होना चाहिए बच्चों। अब वो आईपैड के ऊपर, आईपैड पता है बच्चों कौन सी कंपनी का आता है, आईपैड ऐसे ही लिखते होंगे शायद इसको, ये आई ऐसे लगाते होंगे, आता है आपको नहीं पता है, एप्पल का आईफोन का आता है, आईफोन सर एप्पल का आईफोन होता है, आपने एप्पल का आईपैड लिया है, मेरे पास आईफोन है बच्चों। कोई डाउट है? अब नेक्स्ट टाइम जब वो 1.5 लाख के बोर्ड के ऊपर वीडियो बनाऊंगा ना, तब मैं ऐसे कॉल किसी को बोलूंगा मेरे को कॉल करे तो मैं मेरा आईफोन दिखाऊंगा, है ना? कोई डाउट है? डेवलप, गरीबी हट चुकी है मेरी बच्चों। कैसे गरीबी हटी मेरी? जैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, उसके अंदर मैंने इन्वेस्टमेंट किया था, ठीक है। पहले मैं क्या है ऐसे ही क्रिकेट खेलता रहता था पूरे दिन, लेकिन मैंने एक बार स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में इन्वेस्ट किया तो उससे थोड़े पैसे आए, फिर मैंने ट्यूशन डाल दिया, फिर मेरे को पता चला मुझे तो सब कुछ आता है, मैथ्स आता है, साइंस आता है, तो धीरे धीरे बच्चे बढ़ने लगे, इसलिए मैं अमीर हो गया बच्चों, पता है। तो गरीबी ऐसे हटती है, आपको पहले तो कुछ ना कुछ करना। तो उसी स्मॉल डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, आपके जो सिग्मा सर है उन्होंने डेवलप करने में मदद करा, स्मॉल छोटे छोटे स्केल की इंडस्ट्री, ठीक है। आप समझ रहे हो? कोई डाउट होना नहीं चाहिए। इन इंडिया ये क्या होता है सर? देखो क्या होती है, एक थी लता, एक थी रमा और एक थी सीता, सीता नहीं लेते, समा, सानू लेते, सानू। ये 4 लेडीज मेरी बहन जैसी होती थी, 3 है, चलो ठीक है 3 है ना, सानू हो गई ना, और एक लेते लालू, 4, 3 से हम गुजराती में काम नहीं करते, ठीक है। हिंदू संस्कृति में 3 अपशकुन माना जाता है, लालू, लता, रमा और सानू, ये 4 लेडीज हो गई, ठीक है। ये मेरी बहन होती है, ऐसे धर्म की बहन होती है, ठीक है, धर्मेण। कोई डाउट है? नहीं है, धर्मेंद्र नहीं, धर्मेण, धर्म की बहन। तो ये एक बार मेरे पास आई जब मैं क्रिकेट खेल रहा था, तो बोले भैया आपसे थोड़ा काम है। बोला बोलो। तो क्या आप क्रिकेट खेलते रहते हो ऐसा लगता है, और आप ऐसे घूमते भी रहते हो, आपके पास पैसा बहुत है? बोला हाँ। तो बोले हमें है ना एक पापड़ की फैक्ट्री शुरू करनी है। बोला पापड़ की फैक्ट्री? तो क्या ऐसे छोटी सी दुकान डालेंगे पापड़ की, और फिर हम बनाएंगे, फिर उसको बेचेंगे, गृह उद्योग जैसा, है ना भैया? कैसा? गृह उद्योग, जिसको हम कॉटेज इंडस्ट्री बोलते हैं, ठीक है ना। तो फिर हमने शुरू किया सिग्मा गृह उद्योग। क्या शुरू किया? तो सिग्मा ट्यूशन बाद में आया, सिग्मा ट्यूशन। और ये सिग्मा नाम कैसे आया? देखो, लालू प्लस लता प्लस रमा प्लस सानू, सबका एडिशन हुआ ना, इसका मतलब सिग्मा। आप समझ रहे हो? सिग्मा का साइन है ना, देखो ये सब सिग्मा, समझ रहे हो? और ये लोग पापड़ बनाते गए, हम पैसा कमाते गए। तो हमने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में, फिर अभी ऐसा नहीं है ये लोग सिर्फ पापड़ बनाते हैं, अब ये बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हो गए। ये सब तो अभी अलग अलग सिटीज़ में भेज दिया मैंने इनको, ठीक है। तो वहाँ पे खाखरा भी बनाते हैं, समझ रहे हो? तो हमारे जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है वो हर जगह पे, आप समझ रहे हो ना, गुजरात की हर एक बड़ी बड़ी सिटी में। अभी हमें इसको थोड़ा एक्सपांड भी करना है, हम जाएंगे महाराष्ट्र में जाएंगे, हम राजस्थान में गृह उद्योग खोलेंगे, हम मध्य प्रदेश में खोलेंगे। कोई डाउट है किसी को हमें ज्वाइन करना है तो बताना। इन इंडिया स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज, तो क्या इनसे इन लेडीजों की गरीबी दूर नहीं हुई? मेरी भी गरीबी दूर नहीं हुई। तो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज होती है जहां पे आपको ऐसा लगता है यहाँ पे क्या इनकम होगी, पर इनकम होगी, ठीक है। इन इंडिया स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज हैव मेड इमेंस कंट्रीब्यूशन इन ग्रोस नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। क्या सबको नौकरी नहीं मिली? So if small and cottage industries can be developed and encouraged, then poverty can be reduced. क्योंकि देखो बेसिकली जब भी कोई स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्रीज होती है उसमें ज़्यादातर लेडीज काम करेगी, और लेडीज के बारे में हमने बताया गया है, जब लेडीज काम करती है ना उसका मतलब एक घर स्ट्रांग होता है, घर में पैसा, जेंट्स तो कमाता है, लेकिन वो एक एडिशनल इनकम आती है, तो उनको कमाना चाहिए और उनको प्रोत्साहित करना चाहिए कि कमाओ, अब भी कुछ करो, अच्छा करो, उनको ऐसे दबाना नहीं चाहिए। इन इंडिया डेवलपमेंट ऑफ स्कॉल, हम ये दूसरा मेजर पढ़ रहे हैं, पहला मेजर हमारा हो गया था, पहला मेजर हमारा था टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, और उसको हमने उस पैराग्राफ को ढंग से पढ़ा था, ठीक है। अभी हम पढ़ रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो वापस इन इंडिया, वापस इसके अगले वाले पैराग्राफ में भी इन इंडिया था, वापस इन इंडिया स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज हैव मेड इमेंस कंट्रीब्यूशन। इसमें सीधा लिख दिया कि GNI
GNI एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री का बहुत अच्छा सा योगदान रहा है। सो अगर स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री को डेवलप किया जाए, एंकरेज किया जाए, देखो यहां पे भी कैन बी वर्ड है बेटा, वहां पे भी इसके अगले वाले पैराग्राफ में भी कुल मिला के टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी था, वहां पे भी ऐसा लिखा गया था कि इसके ऊपर अगर ध्यान दिया जाए तो पॉवर्टी को कम किया जा सकता है ना। पर यहां पे रिड्यूस के बाद जो ऊपर के पैराग्राफ में रिड्यूस पे खत्म हो जाता था, यहां पे ऐसा लिखा है कि अगर गलती से भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को डेवलप किया जाए तो गरीबी बड़े पैमाने पे खत्म हो सकती है। गरीबी, क्योंकि देखो हर जगह पे लेडीज होती है, दोपहर में आइडल बैठी रहती है, सुबह में काम करती है, और लेडीज की स्ट्रेंथ जेंट्स से ज्यादा होती है। वो बेचारी थकती है लेकिन किसी को बोलती नहीं है, मेहनत ज्यादा करती है रिलेटिवली, मेल से ज्यादा रिलेटिवली मेहनत ज्यादा करती है। तो अगर इफ स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री को शायद अगर गलती से डेवलप किया जाए और एंकरेज किया जाए, देन पॉवर्टी कैन बी रिड्यूस। लेकिन है ना, एग्रीकल्चर तो कम लोग ही करते हैं ना, कम फार्मर्स है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में तो कोई भी लेडीज भी घुस सकती है। तो ये बड़े पैमाने पे, कैसे बड़े पैमाने पे ऑन अ लार्जर स्केल गरीबी को हटाया जा सकता है। मैं और एक बार रिवाइज कर देता हूं बेटा, ये रमा लालू सब एग्जाम में मत लिखना, सिग्मा का एग्जाम्पल, ठीक है, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल रहते हैं, और इतना नहीं कमाता हूं, इनकम टैक्स के किसी ऑफिसर को मत भेज देना हमारे वहां पे, गरीब है भाई, कोई ना, कोई टेंशन मत लिया करो। सर पेन काला ले लिया, अरे हमको बहुत चलाना आता है। इन इंडिया स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज हैव मेड इमेंस कंट्रीब्यूशन इन GNI एंड E, ग्रोस नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। सो स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज कैन बी डेवलप्ड एंड एंकरेज, बढ़ावा दिया जाए तो देन पॉवर्टी कैन बी रिड्यूस्ड ऑन अ लार्जर स्केल। सुन रहा है ना तू, क्राइंग ओवर आई एम हियर। હેપી જન્માષ્ટમી મારા વાલા મિત્રો। દેખો આજે જન્માષ્ટમી છે, શ્રી કૃષ્ણનો જન્મદિવસ છે ને આપણે ગરીબી હટાવવાનું આયોજન કરી રહ્યા છે। મેજર્સ ટુ हटाओ गरीबी। अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, अगर उसका डेवलपमेंट किया जाए तो कैसा रहेगा दोस्तों, अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स, ठीक है ना। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स? देखो अनऑर्गेनाइज सेक्टर इंक्लूड्स वेजिटेबल वेंडर्स, मेसन्स इन कंस्ट्रक्ट, मैं आपको पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से समझाऊंगा, आपको कभी डाउट नहीं जाएगा इसके अंदर, ठीक है। आपको एग्जाम्पल भी अच्छा दूंगा। पहले हम एक बार रीड कर देते हैं। मेसन्स इन कंस्ट्रक्शन सेक्टर, ठीक है। एग्रीकल्चर लेबरर्स, वेंडर्स नहीं, वेंडरर्स नहीं, वो एक क्रिकेट के ग्राउंड का नाम है जहाँ पे बहुत एक जमाने में रन, वेंडरर्स, ये वेंडरर्स, ठीक है, शायद स्पेलिंग गलत है, वेंडरर्स, इट्स ओके, ये एक क्रिकेट के ग्राउंड का नाम है, साउथ अफ्रीका में है, वो गलती से वेंडरर्स बोल गया, ठीक है, ओके फाइन, नो इश्यूज। और टू इम्प्रूव कंडीशंस ऑफ दिस वर्कर, नेशनल कमीशन हैज रेकमेंडेड टू डिसाइड वर्किंग कंडीशंस, life insurance, health, old age pension and other social security measures. Moreover, for small and marginal farmers, it is recommended to provide them with irrigation facilities. देखो, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब क्या, मैं आपको पहले तो ये बताऊं ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है, ठीक है। आप जब भी किसी, देखो जेरोक्स की दुकान पे आप सब जाते हो, ठीक है, जेरोक्स की दुकान पे, वहां पे एक ऐसा बोर्ड लगाया होता है, वहां पे लिखा होता है कि हम इस एसोसिएशन में, जेरोक्स एसोसिएशन में आते हैं, एक साइड की जेरोक्स निकालनी होती है 2 रुपया, आगे पीछे जेरोक्स निकालनी होती है 4 रुपया, प्रिंट निकालनी है तो 10 रुपया, ऐसा लिखा होता है कि नहीं होता है। ये लोग ऑर्गेनाइज्ड है, ऑर्गेनाइज लोग हमेशा अच्छा कमाते हैं, ऑर्गेनाइज्ड एसोसिएशन बोलते हो ना आप लोग, एक दूसरे से मिलकर। फिर आप कटिंग करवाने जाते हो हेयर सैलून में, हर जगह पे, अभी जेंट्स की बात है इसलिए पहले मैंने जेरोक्स का एग्जांपल लिया था, ठीक है ना, जेरोक्स का एग्जांपल लिया था। हेयर सैलून में लड़के ज़्यादा जाते हैं, लड़कियां जाती है, लेकिन अब मैं लड़की हूँ नहीं तो मुझे पता नहीं अंदर ऐसा बोर्ड है कि नहीं है। हेयर सैलून में दाढ़ी का 50 रुपया, लड़कों ने देखा होगा, ठीक है। हेयर कटिंग की दुकान के हिसाब से 120 रुपया लिखा होता है, क्योंकि वो भी एक एसोसिएशन, ऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं, तो उनका शोषण कोई कर नहीं पाता। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है तो कोई, देखो जेरोक्स का कोई 50 पैसा ले रहा है,
किसी जगह पे 2 रुपया ले रहा है, तो जो 2 रुपया ले रहा है वहां पे जाके एक बंदा क्या बोलेगा, वो तो 50 रुपए में 50 पैसे में करके देता है, आप भी मुझे 50। तो हर जगह पे सेम रेट है, तो वो ऑर्गेनाइज सेक्टर हो गया। अब देखो ये जो यहाँ पे वेजिटेबल वेंडर्स है, आप ही खुद सोचो, क्या ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं है? किसी एक वो लारी पे चले जाओ, लारी होती है ना बेटा, उनको वेंडर्स बोलते हैं ना। किसी एक लारी पे जाओगे, बटा का 10 रुपए किलो है, दूसरी लारी पे जाओगे 15 रुपए किलो है, उधर पे जाके आंटी बोलेगी अरे भैया क्या बाजू वाला 10 रुपए ले लो ना, तो 10 रुपए में मेरे पास क्यों आए? वो आंटी को अब ये वो वेंडर होता है, साग भाजी वाला बेचारा रिप्लाई भी नहीं दे पाता, ले लो ना, जाओ ना उधर पे 10 रुपए में दे रहा है तो मेरे पास क्यों आए? नहीं नहीं मेरे को उससे 8 रुपए में लेने थे और उसके ना थोड़े सड़े हुए थे। हाँ तो इसीलिए तो बोल रहा हूँ आंटी, मेरे 15 रुपए में, क्योंकि मेरे आलू कैसे हैं, अच्छे हैं, वो पानीपुरी वाले आलू है। सर मतलब क्या पानीपुरी वाले ऐसा करते हैं? ठीक है, अब समझ रहे हो चीजों को, अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्यों है और वो लोग क्यों नुकसान में रहते हैं और उनका भी विकास क्यों करना चाहिए, आप समझ रहे हो बच्चों, है ना। मेसन्स मतलब कड़िया, आपको नहीं पता था ना, मेरे को पता था। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर कौन कौन आ जाएगा बेटा? वेजिटेबल वेंडर्स, आपको पता चला ना, वो आंटी वाले। ओ भैया, ओ आंटी को बोला 40 रुपए किलो टमाटर है, ए भैया 39 में दे देना। अब ये पता नहीं आंटी को 39 का क्या करना है। ये जो आंटी है उसका हस्बैंड उसको बूमर लेने के पैसे नहीं देता, सेंटर फ्रेश आती है ना चिंगम, समझ रहे हो, तो वेजिटेबल वाले से 1 रुपया बचा के फिर चिंगम खाएगी, आप समझ रहे हो। और हस्बैंड को क्या बोलेगी, आपको पता तो है 40 रुपए का है, मैं 1 किलो लेके आई, आप समझ रहे हो। नहीं तो फिर क्या करेगी, 900 ग्राम लेके आएगी, भैया 900 ग्राम टमाटर। अब आंटी क्या कर रहे हो, पूरा किलो ले लो। अबे तेरे को नहीं पता चलता, तू मेरे को 900 ग्राम देना, फिर वो 4 रुपये बचाएगी और पूरे दिन 6-6 घंटे में एक चिंगम खाएगी, पूरे दिन की 4 चिंगम। कोई डाउट है आपको? हस्बैंड बोलेगा बराबर लेके आई, हाँ 1 किलो पूरे माप लो, ऐसे तो भी घर पे मापने थोड़ी नहीं बैठेगा, आप समझ रहे हो। तो वेजिटेबल्स वेंडर, ये आंटियां बड़ी स्मार्ट होती है, 9 रुपए की पानीपुरी खाएगी और 2 एक्स्ट्रा पानीपुरी, भैया मसाला पूरी, ए भैया मसाला पूरी, भैया बोलेगा सब लेके जाओ। कोई डाउट है? नहीं है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर आपको पता चल गया, उसका हमें विकास करना सबसे ज्यादा जरूरी है ना। देखो आपको हम याद करा दे, सबसे पहले पॉइंट के ऊपर मेरे को सब याद रहता है। टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, हमने मेजर्स टू रिड्यूस पॉवर्टी, उसके अंदर हमने देखा था टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। उसके बाद में सिग्मा सर ने क्या किया था, छोटी छोटी इंडस्ट्री, लता सीता ऐसा कुछ नाम था ना, नाम मैं भूल गया हूं क्योंकि बहुत सारे लोग काम करते हैं हमारे यहाँ पे। डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। अभी तीसरा वाला, हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कौन कौन आएगा पहले ये तो बता दो सर। तो आंटी वाला, वेजिटेबल वेंडर। फिर आपको ये नहीं पता था, मैसन इन कंस्ट्रक्शन सेक्टर, वो कड़िया होता है ना, काम करता है, पता है, वो ऐसे ऐसे मारता है। सर कैसे कैसे? वो ठीक है, आप देख लो, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में कड़िया होता है। वेजिटेबल वेंडर, मैसन इन कंस्ट्रक्शन सेक्टर। फिर एग्रीकल्चर लेबरर, देखो एग्रीकल्चर लेबरर भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आता है। कोई वो मजूर को 500 रुपए देता है, कोई 600 रुपए देता है, कोई 400 रुपए देता है, कोई 300 रुपए देता है, ठीक है ना। और ये कंस्ट्रक्शन सेक्टर में कैसा होता है, जेंट्स जब काम करना है, ये पूरा फैमिली जाता है इन लोगों का, ठीक है। जेंट्स को 600 रुपए देते हैं, उसकी लेडीज को 300 रुपए देते हैं और उसके बच्चे को 100 रुपए देते हैं, तो पूरी फैमिली का 1000 रुपया हो गया, समझ रहे हो। आपको लगता है सब 600 कमा रहे हैं, नहीं, वो लेडीज क्या करती है, ईंटें उचक के जाती है, फिर वो हस्बैंड को देती है और वो कड़िया काम पूरा करता है। तो फैमिली बिजनेस है ये कंस्ट्रक्शन के अंदर, समझ रहे हो आप। ऐसे ही एग्रीकल्चर लेबरर, वापस वेंडर लिख दिया, अब भी लिख देना, आपको तो मार्क्स मिल रहे हैं ना। तो एटसेट्रा एटसेट्रा ये भी मत भूलना बेटा। अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स इंक्लूड वेजिटेबल वेंडर्स, मेसन्स इन कंस्ट्रक्शन सेक्टर, एग्रीकल्चर लेबरर्स, फिर कोई भी वेंडर, ठीक है ना। वो बुद्धि के बाल आते हैं ना, बुद्धि के बाल नहीं आते, बुड्ढी नहीं, बुड्ढी आंटी नहीं, हाँ ठीक है, कॉटन कैंडी, हमारी तानिया को सब इंग्लिश में आता है, कॉटन कैंडी। ये गेम खेल के सीखा होगा, बोला आई एम श्योर, कॉटन कैंडी, समझ रहे हो। ये कोई 10 रुपए में देता है, कोई 5 रुपए में देता है, और हाँ ठीक है, अभी तो नए नए प्रकार के आए हैं कॉटन कैंडीज। अब ये देखो, ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो वर्कर्स है, टू इंप्रूव द कंडीशंस ऑफ दिस वर्कर्स,
नेशनल कमीशन, जो राष्ट्रीय कमीशन है, उसने कुछ रेकमेंड किया है टू डिसाइड द वर्किंग कंडीशंस। मतलब अगर कोई कहाँ पे, अभी तो देखो हम यहाँ पे रहते हैं गुजरात के अंदर, एक नए प्रकार के टॉयलेट्स, एकदम ऐसा लगता है स्मार्ट टॉयलेट्स है, बराबर है, बनने शुरू हो गए। फिर पिंक टॉयलेट्स लेडीज़ के लिए है, ये सब ऐसे नहीं। पहले के ज़माने में तो जो पब्लिक टॉयलेट्स थे, यहाँ पे उसकी सब बात की गई है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, है ना। वर्किंग कंडीशंस के वहाँ पे टॉयलेट होने ही चाहिए, होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, क्योंकि जब लेडीज़ कई जगह पे काम करती है वो तो खुले में शौच थोड़ी ना करेगी, समझ रहे हो। तो वर्किंग कंडीशंस होनी चाहिए। और ये वेंडर्स जो हर जगह पे काम करते रहते, फिर वो कहीं पे भी पी करेंगे तो हेल्थ सबकी बिगड़ेगी। इसीलिए आप देखो कहीं पे भी बहुत अच्छे तरीके से कहीं पे भी टॉयलेट्स बनाए गए अच्छे, फिर लेडीज़ के लिए पिंक टॉयलेट्स डेवलप किए गए हैं। फिर इनका लाइफ इंश्योरेंस मिलना चाहिए कि अगर गलती से लुढ़क बुढ़क गए तो गवर्नमेंट उनको कुछ भी करके सस्ते में पैसे देगी, सब सस्ते में इंश्योरेंस देगी। फिर उनके हेल्थ के बारे में वही तो हम बातें कर रहे थे। फिर ये भी अगर मर जाए तो ओल्ड एज पेंशन मिल जाए। सर मर जाएगा तो पेंशन कैसे मिलेगा? बेटा उसके लिए लाइफ इंश्योरेंस है, लेकिन जिंदा है तो उसके, फिर मर गया तो उसकी वाइफ को पेंशन मिल रहा है। एंड अदर सोशल सिक्योरिटी मेजर्स। सर ये सोशल सिक्योरिटी क्या है? देखो सोशल सिक्योरिटी ये है कि जैसे अभी नहीं इन लोगों ने कुछ हेल्थ योजना शुरू किए हैं, क्या नाम है उसका, कोई कार्ड निकलवाते हैं ना, पहले माँ कार्ड निकलवाते थे, आयुष्मान कार्ड है, ठीक है, ये एक सिक्योरिटी है। आयुष्मान कार्ड के तहत क्या होता है, अगर कोई गरीब कभी भी उसको अटैक आता है, अगर आपका कार्ड है तो हॉस्पिटल में आपको अच्छे से अच्छी हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, बराबर है। फिर वहाँ पे आपके कपड़े भी वो हॉस्पिटल वाले देते हैं उनके। फिर उधर से जब आपको छुट्टी देती है, डिस्चार्ज देते हैं, तो वो डिस्चार्ज देते हैं तब इधर से घर तक आने का खर्चा भी देते हैं वो लोग, या तो उनकी गाड़ी आपको रखने आएगी। तो ये सब बोलते हैं सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा बोलते हैं इन सबको। मोर ओवर फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, जो छोटे छोटे फार्मर है, मार्जिनल फार्मर, इट इज रिकमेंडेड टू प्रोवाइड देम विथ इरिगेशन फैसिलिटीज एंड लोन फैसिलिटीज। ये नेशनल कमीशन ने ये सब रिकमेंडेशन किया है कि यार इनको, ये जो छोटे छोटे फार्मर है, इनको अगर इरिगेशन फैसिलिटीज मिल जाए तो इनका प्रोड्यूस भी बढ़ जाएगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, और इनको भी थोड़ा बहुत लोन दे दो, है ना। अदानी अंबानी को तो बहुत दे दिया, निखिल सर को तो बहुत दे दिया आपने लोन, थोड़े थोड़े छोटे छोटे फार्मर्स को भी दे दो, ठीक है ना। कोई डाउट है आपको? ये जो प्रिंस राठौड़ खेती करता रहता है, ये भी छोटा फार्मर है, बराबर है, राजस्थान में इनका वरियाली का खेती है, ठीक है, कोई डाउट है? इसलिए तो ऐसे क्यूट लगता है। वरियाली खाते हैं ना तो स्किन अच्छी होती है, पता है आपको, उसका जूस पीने से फायदा होता है। मुझे पता है ये रोज ग्रीन जूस पीता है, सौफ बोलते हैं वरियाली को मेरे हिसाब से, ग्रीन कलर की आती है, छोटी छोटी, कूल रहती है, इससे वो बड़ी आपकी ठंडी रहती है। 5.5.3 पढ़ रहे हैं हम, डेवलपमेंट ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर पढ़ रहे हैं। उससे आगे ऑलरेडी 2 पॉइंट हमने मेजर्स टू रिड्यूस पॉवर्टी के अंदर कवर करके रखे। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कौन कौन इंक्लूड होगा बेटा? वेजिटेबल वेंडर इंक्लूड होंगे, सही में। मेसन्स मतलब कड़िया इन कंस्ट्रक्शन सेक्टर इंक्लूड होगा। आपको पता चल गया ना अनऑर्गेनाइज क्यों है वो, उनका शोषण कोई भी कर सकता है क्योंकि अनऑर्गेनाइज्ड है ना, और उनके लिए कोई पीएफ नहीं काट रहा है। कोई उनका पीएफ काटेगा क्या? कोई उनको पेंशन देगा? जैसे कोई गवर्नमेंट जॉब है तो वहाँ पे इनका प्रोविडेंट फंड कट रहा है, वहाँ पे उनका ग्रेजुएटी मिलेगी उनको एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, ठीक है। इसीलिए ये सब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं कि इनका फ्यूचर प्लानिंग कुछ नहीं है। जैसे हम अपना खुद का लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेके बैठे होते हैं, एलआई लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है, फिर हम अपने फ्यूचर का प्लानिंग करके बैठे होते हैं कि हम रिटायरमेंट हो जाएगा, उसके बाद में हम ऐसा ऐसा करेंगे, सिंगापुर जाएंगे, ठीक है ना, वर्ल्ड टूर करेंगे। इन लोगों का तो मतलब ऐसा होता है यार 8 महीना काम करेंगे, 2 महीना मस्त गांव जाएंगे। ये लोग अपने गांव से भी दूर मेहनत करता है, तो गांव जाना इनके लिए सपना होता है। एट द सेम टाइम हमारा सपना क्या होता है? हम जब बड़े बड़े शहर में लोग रहते हैं, हमारा सपना होता है अपन सिंगापुर जाएंगे, रिटायरमेंट जैसे ही रिटायर हो गया तब सीधा सिंगापुर जाएंगे। और रिटायर क्यों? अभी ये जो दिवाली वैकेशन है, ठीक है ना, सिग्मा सर इतने अमीर है, इस टाइम पे 3 कंट्रीज में जा रहा हूं मैं, ठीक है। पहले सिंगापुर जाऊंगा, इस बार ट्यूशन 20 दिन बंद है बेटा, 20वें दिन पहले सिंगापुर जाऊंगा, उधर से थाईलैंड जाऊंगा, ठीक है, और उसके बाद में मैं जाऊंगा कनाडा। कोई डाउट है? थाईलैंड और कनाडा फैमिली टूर है बेटा, कोई डाउट है? नहीं है? आपको समझ रहे हो? क्योंकि हम आते हैं स्मार्ट लोग, तो इन लोगों को भी ऐसे, ये लोग भी ऐसे इधर पे मेहनत करते, फिर बोलते गांव जाएंगे। इनका सपना क्या होता है? गांव जाने का, ठीक है। पर हमारा सपना क्या होता है
क्योंकि हम ऑर्गेनाइज्ड हैं। कोई ना, हम ज़्यादा सोचते हैं फ्यूचर के बारे में। तो आपको ये पता चल गया ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या हो गया, इंक्लूड्स वेजिटेबल वेंडर्स, मेसन्स इन कंस्ट्रक्शन सेक्टर। ये जो ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज को मैं अलग तरीके से समझा सकता था, लेकिन मैंने आपको आपके तरीके से समझाया, ठीक है ना। कोई डाउट है? जैसे ऑर्गेनाइज वे में कोई कंपनी में काम कर रहा है बंदा, उसको सैलरी मिल रहा है, उसको पीएफ कट रहा है, हमने हमारे तरीके से कि उसका एक्सप्लॉयटेशन ना हो। टू इम्प्रूव कंडीशंस ऑफ दिस वर्कर, अब इनकी कंडीशंस को सुधारने के लिए नेशनल कमीशन ने कुछ रेकमेंड किया है। टू डिसाइड वर्किंग कंडीशन, द नेशनल कमीशन हैज रेकमेंडेड टू डिसाइड वर्किंग कंडीशंस, मतलब इनकी काम करने की जो कंडीशंस होती है उनको डिसाइड करो कि वो कैसी होगी। इनको लाइफ इंश्योरेंस दिया जाए, इनके हेल्थ के बारे में सोचा जाए, इनके ओल्ड एज पेंशन के बारे में सोचा जाए, और अदर सोशल सिक्योरिटी मेजर्स के बारे में सोचा जाए। वर्किंग कंडीशंस, लाइफ इंश्योरेंस, उनकी हेल्थ वो तो फर्स्ट प्रायोरिटी आती है, ओल्ड एज पेंशन के बारे में सोचा जाए, और सोशल सिक्योरिटी मेजर्स के बारे में। आपको पता चला सोशल सिक्योरिटी क्या होती है। मोर ओवर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, मोर ओवर फॉर स्मॉल छोटे छोटे और मार्जिनल फार्मर्स इट इज रेकमेंडेड टू प्रोवाइड देम विथ इरिगेशन फैसिलिटीज एंड लॉन फैसिलिटीज। हमने हमारे 3 पॉइंट्स कवर किए। सर 10 पॉइंट है, 10, उसमें भी वो एम्प्लॉयमेंट के अंदर तो क्या क्या ही है, पढ़ेंगे, कोई टेंशन नहीं है लाइफ में। 10 पॉइंट है, 10। चौथा 5.5.4, उसमें से हमारा आ गया चौथा पॉइंट 5.5.4, उसमें से हमारा कौन सा पॉइंट आ गया बेटा? चौथा पॉइंट आ गया। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे। अरे यूज ऑफ अप्रोप्रिएट टैक्स पॉलिसी, ये कौन चिड़िया का नाम है? टैक्स जो हमें देना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हमें चाहिए गवर्नमेंट बेनिफिट्स, लेकिन एट द सेम टाइम जब गवर्नमेंट को हमें टैक्स देना होता है हमें अच्छा नहीं लगता। कोई पानीपुरी वाला होता है जो कभी कभी 10,000 15,000 दिन का कमाता है, ठीक है, तो उसको तगड़ा टैक्स देना चाहिए। भारत में टोटल पॉपुलेशन के 2% लोग इनकम टैक्स देते हैं, और हमें चाहिए गवर्नमेंट फैसिलिटीज, हमें चाहिए सोशल सिक्योरिटीज, ठीक है ना। सोशल सिक्योरिटी उस चीज को बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि हमारे बच्चों के स्कूल के फीस के लिए हमें बहुत पैसा होता है, होना चाहिए, क्योंकि हम टैक्स नहीं भरते हैं, ठीक है। अगर हम रेगुलर टैक्स पे करते तो गवर्नमेंट हमारे बच्चों को फ्री में पढ़ाती। जैसे कनाडा है, कनाडा, अमेरिका है, ये सब देशों में अगर आपकी कैपेसिटी नहीं है तो आपके बच्चों को गवर्नमेंट अच्छे अच्छे स्कूल्स, अच्छे अच्छे कॉलेजेस में, प्लस उनके जो रेसिडेंट है उनके बच्चों को पर बच्चे वो लोग पेरेंट्स को वो क्या बोलते हैं उसको, पैसे देते हैं कि आपका एक बच्चे के लिए $300 हम देंगे क्योंकि आप गरीब हो, उसको बोलते हैं सोशल सिक्योरिटी। अब जैसे कोरोना आया था तो अमेरिका में $1200 दिया गया, $1200 यानी उस टाइम के 84,000 रुपीज, 84,000 रुपीज। हमारे देश ने हमको 2500 रुपये वो भी गरीबों को दिए थे, ये इन्होंने पूरी कंट्री को दिए थे। हमारे देश में पैसा भी तो होना चाहिए, पैसा क्यों नहीं है? हम टैक्स भरते नहीं है, हम थोड़ी ना गरीब है। हमारा देश अमीर है, हमारे देश में गरीब रहते हैं क्योंकि सब लोग टैक्स की चोरी करते हैं। कोई डाउट है? कुछ लोग तो शेयर मार्केट में 2-2 मिनट में 4500 रुपीज कमाते हैं, फिर भी टैक्स की चोरी करते हैं, ठीक है। अनरिकॉर्डेड इनकम, अनरिकॉर्डेड इनकम, यूज ऑफ अप्रोप्रिएट टैक्स पॉलिसी। Government uses tax policy to reduce inequality of income and poverty by redistribution income. ये लोगों को पता ही नहीं चलता है कि गवर्नमेंट टैक्स क्यों लगाती है। देखो, वो मिडिल क्लास के ऊपर टैक्स लगाती है, एट द सेम टाइम जो अमीर लोग उन लोगों के ऊपर भी टैक्स लगाती है। अगर कोई 10 लाख से ज़्यादा कमाता है तो उसके ऊपर 30% टैक्स लगाती है। हाँ, मेरे राइटिंग बड़े खतरनाक है, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ उसके साथ वो आप अगर उसको रीड करने के ट्राई करोगे तो आपको हमेशा पता चलेगा। जिन लोगों का इनकम, सालाना इनकम 10 लाख से ज़्यादा है तो उनके ऊपर स्लैब्स बदलते रहते हैं, तो कभी भी रिजिड नहीं होने का और कमेंट सेक्शन में कुछ भी नहीं लिखने का। तो उसको गवर्नमेंट को 3 लाख रुपया देना है ताकि ये 3 लाख रुपए वो गरीबों के ऊपर यूज कर सके, डेवलपमेंट के लिए यूज कर सके, तो इसको बोलते हैं रिडिस्ट्रीब्यूशन। अमीरों के पास से पैसा लेके गरीबों के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज के लिए यूज करना।
है ना, और हमें सिक्योरिटी भी तो चाहिए। पाकिस्तान अटैक कर रहा है हमारे पर, चाइना अटैक कर रहा है हमारे पर, ठीक है, समझ रहे हो। और ये जो ऑब्जेक्टिव है उसको पूरा करने के लिए गवर्नमेंट मेक्स सच अ पॉलिसी जिसके अंदर वेरिन मोर टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन रिचेस्ट क्लास, वही तो हमने चर्चा, अमीरों के ऊपर ज्यादा टैक्स लगाया जाएगा, विच कैन अफोर्ड दैट टैक्स, जो उस पर्टिकुलर टैक्स को अफोर्ड कर सकते हैं, एंड लेस टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन पुअर, मेरे जैसे गरीबों के ऊपर कम टैक्स लगाया जाएगा। सर आप एक ही लेक्चर में एक बार अपने आप को अमीर बताते हो, एक बार गरीब बताते हो। इंसान भारत में रहता है, ऐसा ही होता है, जैसे सामने वाला बंदा बदलता है ऐसे वो बदल जाता है। मैं तो गरीब छे, ऐसे रिलेटिव गरीबी, कैसा गरीबी, रिलेटिव गरीबी। एंड गिवन टैक्स कंसेशन, जो गरीब है उनको टैक्स के अंदर माफी, टैक्स कंसेशन मतलब क्या, टैक्स माफी। कोई डाउट है, या तो थोड़ा डिस्काउंट। दिस वे द गवर्नमेंट कलेक्ट फंड बाय इम्पोजिंग टैक्सेस ऑन रिच पीपल, दूसरी बार सेम की सेम लाइन लिखी गई है, एंड मेक्स एक्सपेंसिव ऑन वेलफेयर ओरिएंटेड प्रोग्राम्स, समाज की भलाई के लिए काम करते हैं। फॉर द और क्या गरीबों को, अरे अमीर लोगों को भलाई चाहिए ना, जैसे हमारा मुकेश अंबानी है, उसके लड़के का अभी शादी हुआ था, अभी शादी नहीं हुआ ऐसा लगा मतलब उसकी पूरी जिंदगी चल रही है, 7-8 महीना तो शादी चला उसका, नॉनसेंस। हम तो 3 दिन में परेशान हो जाते हैं, समझ रहे हो। ये तो प्री वेडिंग, फिर मिडल वेडिंग, फिर वेडिंग, फिर आफ्टर वेडिंग, क्या ही चल रहा है, मतलब पता ही नहीं चल रहा। पहले प्री एंगेजमेंट था शायद, फिर एंगेजमेंट आया, फिर पोस्ट एंगेजमेंट, फिर प्री का प्री वेडिंग, फिर प्री वेडिंग, फिर वेडिंग, फिर पोस्ट वेडिंग। अभी ऐसा चलेगा कि 1 साल का एनिवर्सरी के बाद दूसरी बार शादी करेंगे। नॉनसेंस, अमीर लोग हैं, क्या ही करेंगे, क्या ही बोले इन लोगों को। तो एज अ रिजल्ट सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस, सामाजिक और आर्थिक कंडीशंस ऑफ द पुअर इंप्रूव एंड रिडक्शन इज इन इनकम इनइक्वालिटी। रिडक्शन इन होगा, ये यहाँ पे इस तो नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, यहाँ पे इन इनकम इनइक्वालिटी एंड पुअर्टी इज सीन। कहाँ पे कमी होगी बेटा, आवक की जो असमानता है। इस चैप्टर में हम इनकम इनइक्वालिटी के बारे में 1000 टाइम पढ़े हैं। कितने बार, 1 2 3 4 5 6 7, सर ये 1000 नहीं हुआ, हाँ 1 करोड़ टाइम पढ़ चुके हैं इनइक्वालिटी के बारे में, इनकम इनइक्वालिटी के बारे में। तो कृपया ऐसे मैसेजेस ना करें। 3 दिन पहले एक लखन अग्रवाल करके लड़का है, उसने कमेंट के सेक्शन में लिखा था सर इनकम इनइक्वालिटी मतलब क्या। अब मैं उसको क्या समझाऊं, बराबर है। ऐसा इतना गुस्सा आया, मतलब जाने दो। फिर तो उसके पापा को कॉल करके बताया, बोला ऐसा पूछता है, तो फिर पापा ने उसको बता दिया इनकम इनइक्वालिटी क्या होता है। बोले, पापा ने बोला मैं कितना कमाता हूं, तो उसने आंसर दिया 1,20,000। पापा ने पूछा तू कितना कमाता है, पापा 0। तो बोलते इसको इनकम इनइक्वालिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनकम इनइक्वालिटी, आवक की असमानता है। पापा का इनकम कितना है, 1,20,000, लखन का कितना है, 0। इसको क्या बोलते हैं, आवक की असमानता है। ठीक है, करीब आओ बेटा, पापा के लेवल तक पहुंचना है। पापा आपकी पैंट मुझे आने लगी, अब मैं बड़ा हो गया हूं। बेटा वो पैंट ही आने लगी है, पहला इनकम 1,20,000 हो जाओ, उसके बाद में साथ घूमने की औकात रखो। इसीलिए पापा आपको साथ में लेके नहीं घूमते, समझ रहे हो आप। कोई डाउट है आपको। यूज ऑफ अप्रोप्रिएट टैक्स पॉलिसी 5.5.4 क्या कर रहा है, बिल्डिंग ही गिरा देगी ऐसा लग रहा है ये लोग। अभी गजब है, ये फ्लश हो रहा है बेटा, ऐसा लग रहा है। हम ऐसे ट्यूशन में बैठे हैं और सुबह से वीडियो बना रहे हैं, बारिश का मौसम है, सबको पता है 26 अगस्त है, आज जन्माष्टमी है, ये 26 अगस्त है, जन्माष्टमी है, और ये बिल्डिंग में से अजीबोगरीब आवाज आ रही है। इतना फ्लश कौन करता है, जस्ट डोंट अंडरस्टैंड, यू नो। फ्लशिंग का आवाज था, आई डोंट नो, मतलब ये बच्चों को आवाज आ रहा है अंदर के नहीं आ रहा है, लेकिन गजब फ्लश कर रहे हैं भाई। ऐसा लग रहा है 5-6-7 दिन से टट्टी ही नहीं गए। ठीक है, कोई डाउट नहीं। क्या हुआ, हाँ नहीं वो इट्स ओके। ये जो है यूज ऑफ अप्रोप्रिएट, हम ये पढ़ रहे हैं बेटा, आप भूल गए होंगे, ठीक है ना, लेकिन मुझे याद है पहले जो मेजर्स टू रिड्यूस पॉवर्टी था उसमें पहले पॉइंट क्या था बेटा, टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। फिर दूसरा वाला पॉइंट सिग्मा सर,
है ना, सानू, लालू, कालू, बालू, डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, फिर डेवलपमेंट ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स, वेंडर्स, है ना, वो 1 रुपए वाली आंटी, याद आया आपको, चिंगम वाली आंटी, कौन सी आंटी, चिंगम वाली आंटी, तीसरे वाले पॉइंट के ऊपर, बराबर है। हस्बैंड को, आपको भी नई चीज सीख, अगर आपको स्कैम करना है, ये जो हमारी बच्ची है, बट आप ऐसा मत करना, आप खुद का पैसा कमाना, हस्बैंड की इनकम के ऊपर डिपेंडेंट मत रहना, तो ऐसे गफले नहीं करने पड़ेंगे। और आपको भी अपनी मम्मी को सिखाना, मम्मी जैसे ही ऐसे पैसे कट करने हैं ना, तो 900 ग्राम चीजें लिया करो। कैसी चीजें, तो बीच में आपको कमीशन मिलेगा, कोई भी चीज 900 ग्राम लो, है ना, तो आप पूरे मतलब मार्केट में ऐसे आपको देख के दूर से ही वो वेंडर्स बता देंगे 900 ग्राम वाली आंटी आई कौन सी आई दूर से पता नहीं है 900 ग्राम क्यों लेती है, पर 900 ग्राम वाली आंटी आई। लेकिन अभी गवर्नमेंट है वो कुछ अप्रोप्रिएट टैक्स पॉलिसी यूज करके गरीबी हटा सकती है। कैसे, अमीरों के पास से ज्यादा टैक्स लेंगे और गरीबों के लिए यूज करेंगे। गवर्नमेंट सीधा, गवर्नमेंट uses tax policy to reduce inequality of income and thereby poverty by redistributing income। मतलब इन लोगों से, जो अमीर लोगों से, अमीर लोगों से टैक्स का पैसा लेंगे, उसी पैसों को रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे भलाई के कामों के लिए। कोई डाउट है? गवर्नमेंट यूजेस टैक्स पॉलिसी, गवर्नमेंट यूजेस टैक्स पॉलिसी टू रिड्यूस इनकम इनइक्वालिटी, या तो इनइक्वालिटी ऑफ इनकम, या तो इनकम इनइक्वालिटी लिखो, या तो ये ऑफ एक्स्ट्रा वर्ड हो जाएगा अगर इनइक्वालिटी ऑफ इनकम आगे लिया तो, या तो फिर पोवर्टी बाय रिडिस्ट्रीब्यूटिंग इनकम, जो पैसा था वो। अब और क्या है, ये जो ऑब्जेक्टिव अगर पूरा करना है, टू फुलफिल दिस ऑब्जेक्टिव, गवर्नमेंट को पैसों किससे लेने पड़ेंगे? द गवर्नमेंट मेक्स सच अ पॉलिसी, ऐसी पॉलिसी बनाएगी जिसके अंदर मोर टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन रिच क्लास, अमीरों के ऊपर ज्यादा टैक्स लगाया जाएगा, विच कैन अफोर्ड दैट टैक्स, जिनके से अगर वो टैक्स लिया जाए तो उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, है ना। एंड लेस टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन पुअर क्लास, अमीरों के ऊपर ज्यादा टैक्स लगाया जाएगा जो वो अफोर्ड भी कर पाए, और लेस टैक्स इंपोज किया जाएगा पुअर क्लास, जिनको तो कोई टेंशन ही नहीं रहेगा। एंड गिवन टैक्स कंसेशन, गरीब क्लास के ऊपर कम टैक्स तो लगा ही जाएगा, एज वेल एज टैक्स माफी भी दी जाएगी। इस रास्ते पे द गवर्नमेंट कलेक्ट्स अ फंड, उनके पास कोई फंड आएगा बाय इंपोजिंग टैक्सेस, इस पैराग्राफ में इंपोज्ड, ठीक है, इंपोज्ड, और इसी चीज को वापस इंपोजिंग किया गया है, ग्रामेटिकल है, ऑन रिच पीपल एंड मेक्स एक्सपेंसेस ऑन वेलफेयर ओरिएंटेड प्रोग्राम्स फॉर द पुअर पीपल। एक ही लाइन को 2 बार लिखा गया है, थोड़े अलग तरीके से लिखा गया है। परिणाम स्वरूप सामाजिक और आर्थिक कंडीशंस ऑफ द, सामाजिक कंडीशन भी आपकी अच्छी होगी पुअरों की, आपको मैंने पुअर नहीं बोला है। एंड रिडक्शन इन इनकम इनइक्वालिटी, देखो मैंने बोला था ना, या तो इनकम इनइक्वालिटी बोलो या तो इनइक्वालिटी ऑफ इनकम बोलो। एंड पुअर्टी इज सिन, मैं फिर से रिवाइज कर देता हूं आपके लिए, सिर्फ आपके लिए, बाकी मेरे को इतनी बार रिवाइज करना अच्छा नहीं लगता बच्चों। गवर्नमेंट यूजेस टैक्स पॉलिसी टू रिड्यूस इनकम इनइक्वालिटी, या तो फिर इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड पॉवर्टी बाय रीडिस्ट्रीब्यूटिंग इनकम, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्टिव को अगर आपको पूरा करना है, टू फुलफिल दिस ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट मेक सच अ पॉलिसी, एक ऐसी पॉलिसी बनाएंगे वेरिन, जिसके अंदर, मेरे वीडियो को देखो मैं भार देता हूं, ऐसी पॉलिसी बनाएंगे, मैं प्रॉपर तरीके से उसको हिंदी में बोल रहा हूं, जहां पे वेर इन मोर टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन रिच क्लास, और अगर वो रिच क्लास है विच कैन अफोर्ड दैट टैक्स, जैसे अमिताभ बच्चन है, उसको बोला गया तू 50% टैक्स दे तेरी इनकम का, अब वो बंदा कमा रहा है 100 करोड़, इतना कर पैसों का क्या करेगा, राइटिंग जोरदार है बच्चा मेरी, 100 करोड़ कमा रहा है, इसमें से 50 करोड़ गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया गया, तो उसका क्या जाता है ना, आराम से एक 50 करोड़ थोड़ी ना कम है, तो गवर्नमेंट को 50 करोड़ दे देगा,
कोई डाउट है आपको? नहीं है। और आपको पता है लॉटरी लगती है, लॉटरी, फिर आप जुआ खेलते हो, इसके ऊपर फ्लैट 30% टैक्स लगता है, फ्लैट टैक्स 30%। जैसे आप आईपीएल के अंदर सट्टा खेलते हो, वो नहीं क्या एक ऐप है, बहुत सारी ऐप है, ड्रीम 11 है, उसके अंदर अगर आप 1 करोड़ कमाते हो ना, 1 करोड़ अगर आप जीतते हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ 70 लाख मिलेंगे। 30% कौन लेके जाएगा? गवर्नमेंट, यानी 30 लाख गवर्नमेंट। ये सब आपको पता था? अब जब भी किसी भी लॉटरी बॉटरी चीजों में कुछ भी कमाते हो ना, उसमें 30% फ्लैट गवर्नमेंट लेके जाती है। अगर मैं 100 रुपया वहां पे कमाऊंगा ना, तो 30 रुपये कौन लेके जाएगा? कोई डाउट है? फ्लैट। कैन वी मूव ऑन? ठीक है। एंड गिवन टैक्स wherein tax is imposed on rich class which can afford that tax and less tax is imposed on poor class and given, उसके अलावा उनको तो टैक्स में माफी भी मिलेगी। इस रास्ते में पहले तो इस ऑब्जेक्टिव्स, फिर इस रास्ते में दिस वे द गवर्नमेंट कलेक्ट्स अ फंड बाय इंपोजिंग टैक्सेस ऑन रिच पीपल एंड मेक्स एक्सपेंसेस। वो पैसों का खर्चा किसके ऊपर करेगी? वेलफेयर ओरिएंटेड प्रोग्राम्स फॉर द गरीब पीपल। परिणाम स्वरूप एज अ रिजल्ट सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द गरीब इंप्रूव एंड रिडक्शन इन इनकम इक्वालिटी, और अंततः गरीबी भी दूर होगी। इसीलिए तो हम आगे बढ़ना पसंद करेंगे। ठीक है। राइज इन ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ये कौन सी चिड़िया का नाम है? राइज इन ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है दोस्तों, पढ़ना जरूरी है सनम, समझ रहे हो आप लोग? कुछ लोगों को पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन पढ़ना कितना जरूरी है वो जिसको पढ़ना नहीं मिलता है। हमारा एक ट्रू स्टोरी बताता हूँ। हमारा एक टॉपर है, उसका एक भाई है जिसका हम ओरिजिनल नाम नहीं लेंगे, उसका नाम है ABC, है ना, राजस्थान का लड़का है। उसको पढ़ाई, साइंस लिया था उसने, उसको पढ़ाई इतना अच्छा लगता था, ठीक है, लेकिन उसकी फैमिली कंडीशंस, उसके पापा की वजह से उसको पढ़ाई छोड़नी पड़ी। उसके पापा की हेल्थ अच्छी नहीं रहती है। अब वो फिलहाल अहमदाबाद में एक जगह पे जॉब करता है। वो हमारे टॉपर को क्या बोलता है, यार तू अच्छा से पढ़ना, है ना, तेरे को मौका मिल रहा है, और मैं एक बार बहुत पैसा कमाऊंगा ना, तो मैं इतनी सारी बुक परचेस करूंगा ना कि मैं फिर उसको पढ़ते रहूंगा। तो जिनको पढ़ाई करने का होता है ना, वो पढ़ते नहीं है, और जिनको पढ़ाई नहीं करने को मिल रही है, ये बच्चा, ये जो अभी बेचारा जॉब कर रहा है ना, वो टॉपर था पढ़ाई में, बट आपको ये नहीं पता आपको पढ़ाई कब किस संजोगों में छोड़नी पड़े। तो जिस दिन पढ़ाई करने को मिलती है, और इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल थिंग, बड़ा आसान है ये सब पढ़ना। इससे तकलीफ है जॉब करना, घर की जवाबदारी निभाना, सुबह में ऐसे मोनोटोनस लाइफ जीना, सुबह में 10 बजे जाना, ऑफिस में जाना, पूरे 8-10 घंटा काम करना, फिर हम ऐसे मोबाइल को घड़ी घड़ी टच करते रहते, इंस्टाग्राम पे किसी का मैसेज आया, स्नैप पे किसी का मैसेज आया, ठीक है ना, वहाँ पे 9 बजे जाके मोबाइल साइड पे रख देने का लॉकर में, और 5-6 बजे निकालने का। वो लाइफ अच्छी या स्टूडेंट लाइफ अच्छी? सोचो, जो अगर आपके मम्मी पापा आपको पढ़ाई करवा रहे हैं तो पढ़ो। हम 5वें पॉइंट पे, मैं मुझे ये पता है आप भूल चुके हो, है ना, हम पढ़ रहे हैं मेजर्स टू रिड्यूस पॉवर्टी। उसमें आपका सबसे पहला इश्यू था टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। दूसरा वाला पॉइंट कौन सा था? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को बढ़ावा देना, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उसको बढ़ावा देना, डेवलपमेंट ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर, तीसरा वाला पॉइंट, और अप्रोप्रिएट टैक्स पॉलिसी, ये आपका चौथा। आप भूल जाते हो, मुझे पता है, ठीक है ना, और इसीलिए मुझे याद कराना पड़ता है। हमारा 5वां वाला पॉइंट क्या है बच्चों? राइज इन ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ये क्या होगा? डेवलप्ड नेशंस, हमारे देश की बात नहीं कर रहे ये लोग, डेवलप्ड नेशंस की बात कर रहे हैं, तानिया दीदी, है ना, वेयर लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट इज मेड ऑन एजुकेशन, एजुकेशन पे बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, स्किल डेवलपमेंट, हैव वेरी लो लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ये यहाँ पे क्योंकि वो लोग स्किल डेवलपमेंट में, जैसे आपने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम सुना है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का नाम सुना है, ये यूनिवर्सिटी में ऐसे ऐसे कोर्सेज चलते हैं, इनका एजुकेशन, हमारी यूनिवर्सिटी टॉप 10 में भी नहीं आती इंडिया की। लोग विदेश में पढ़ने जाते हैं, क्यों पढ़ने जाते हैं? ये यहाँ पे ये जैसे एलन मस्क जैसे लोग वीकली लेक्चर लेने आते हैं। एलन मस्क इनको बताता है आप ऐसे कोर्सेज कराओ जिनकी हमें डिमांड है, ठीक है भाई। ये लोग आज फ्लश पे फ्लश कर रहे हैं, पता नहीं कौन टट्टी करने गया है, जस्ट डोंट अंडरस्टैंड, ठीक है।
आपको भी आवाज़ आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, यस प्लस आवाज इज कमिंग। कोई डाउट है? कैन वी मूव ऑन? तो डेवलप नेशन में हम हमारी बात नहीं कर रहे हैं, हम अमेरिका जैसे देशों की बात कर रहे हैं। वहां पे ऐसे ऐसा एजुकेशन होता है, ऐसा ऐसा स्किल डेवलपमेंट करवाते हैं कि वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट रहे ही नहीं। बंदा सीधा जैसे ही पढ़ लिया सीधा नौकरी पे लग जाएगा, क्योंकि वहां पे बड़े पैमाने में इन्वेस्टमेंट हो रहा है किसके अंदर, एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट, और वहां पे लो लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है। क्यों? पता चल गया आपको। एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप गरीबी कम है। हाई लेवल ऑफ एजुकेशन satisfies the requirement of various employment opportunities and choices among workers। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी है और वो पढ़ाई करी है जिन चीज़ों की मार्केट में डिमांड में, अब आप देखो, आप किसी भी रैंडम बच्चे को पूछ लो क्या बनना है, वो बोलेगा BCA करना है, कंप्यूटर में जाना है, IT करना है, रोबोटिक्स करना है। आपको पता है हर एक बच्चा ये करना चाहता है। जैसा आज से 10 साल पहले, 10-15 साल पहले एवरीवन वांटेड टू गो इनटू द इंजीनियरिंग फील्ड। अब फिर एक जमाने में सब इंजीनियर हो गए। फिर 5 साल पहले जो मैकेनिकल इंजीनियर्स बाहर निकले उनके पास जॉब नहीं था, फिर उन्होंने अपनी फील्ड को छोड़ के किसी और छोटा सा कोर्स किया, फिर उसमें अपना कैसे ही जीवन निकाल रहे हैं। तो आप पहले सोचो कितने लोग एक ही फील्ड में जा रहे हैं, और जिस कोर्स में घुस रहे हो 5 साल बाद उसमें कितना फुगावा होगा, कितने बच्चे होंगे। सोच समझ के पढ़ाई करो। जो पढ़ाई कर रहे हो वही, इसी में जॉब नहीं मिल रही है तो फिर आप तो बर्बाद हो जाओगे। इसीलिए बोलते हैं पढ़ाई ढंग से करो। हाई लेवल ऑफ एजुकेशन सेटिस्फाइज द रिक्वायरमेंट ऑफ वेरियस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड चॉइसेस अमंग वर्कर्स। स्किल डेवलपमेंट इंक्रीजेस द प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर्स एंड दैट रिफ्लेक्ट्स इन हाई वेजेस। स्किल डेवलपमेंट यानी किसी पर्टिकुलर स्किल की वजह से आपको कोई अच्छी जॉब मिल रही है, इसकी वजह से आपको अच्छा पगार भी मिल रहा है। For that, at workplace, continuous investment is required for training and research। आपका जो भी वर्क प्लेस है वहाँ पे भी कोई पर्टिकुलर स्किल डेवलपमेंट की जाए आपके जो आपके वहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है ना, तो आपकी भी प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। देखो ये जो ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, समझो जैसे पहले के ज़माने में अगर टीचर्स की बात करें तो एक ब्लैक बोर्ड हुआ करता था, वहाँ पे कोई सम करना है तो हमें पूरा लिखना पड़ता था एवरीथिंग। आजकल उसके बाद में प्रोजेक्टर के पर स्टडी हुई, अभी डिजिटल बोर्ड आ गया है। तो डिजिटल बोर्ड आने के से हमें ऐसे पिक्चरों से तो लेवल ऑफ एजुकेशन बढ़ गया, बच्चों को अच्छे से पढ़ा पाते हैं। जहाँ पे हमारा राइटिंग टाइम कम हो गया तो ये बोर्ड के लिए हमने बच्चों को ट्रेनिंग दी, ठीक है, हमने खुद ट्रेनिंग ली, दूसरे टीचर्स भी ट्रेनिंग लेते हैं। अब टैब आ गया, टैब से अलग अलग ट्रेनिंग। फिर मैं आपको बैंक का एग्जाम्पल देता हूँ। आज से 20-1 साल पहले बैंक में कंप्यूटर्स नहीं थे, ऐसे सब अलग तरीके से चलता था। तो फिर हर एक अकाउंट से पैसा कटा, वो सब पूरा सिस्टम लंबा चलता था, समझ रहे हो। अब नई सिस्टम आई कंप्यूटर्स। अब जो कंप्यूटर्स आए तो देखो, हम तो आप तो यंग एज हो, जो भी 40 साल से बूढ़ा आदमी है उसको एकदम से कंप्यूटर सीखने को बोला जाए तो टफ पड़ेगा ना। तो उन लोगों को कायदे से हर एक बैंक द्वारा उनके एम्प्लॉइज को, बैंक एम्प्लॉइज को कंप्यूटर की ट्रेनिंग दी गई। जब ट्रेनिंग दी गई, और मजा तो तब आता था जब नए नए ये लोग 40+, हम गाली भी देते, गाली थी मतलब ये कैसा काम कर रहा है, बूढ़ा है ऐसे करके। तो वो जैसे उसको टाइप करना होता था अकाउंट नंबर, तो नीचे देख के, आपको पता है ना जिनको नंबर्स नहीं पता है कहाँ पे, नीचे देख के अकाउंट नंबर टाइप करते थे, तो उनको बड़ा लंबा देर लगता था। अभी जो थोड़ा स्पीड अप प्रोसेस हुआ है, तो वी हैव सीन सो मेनी थिंग्स। ट्रेनिंग देना, आप समझ रहे हो, चीज़ों को बदलना। ठीक है, गुन्नू दीदी को नींद आ रही है बेटा, नींद आना लाजमी है ना। कोई डाउट है? नहीं है, नेचुरल थिंग है। राइज इन ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, राइज इन ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो क्या उस जमाने में बैंकों ने ये जो कंप्यूटर ट्रेनिंग दी, तो उसके लिए कंप्यूटर पढ़ाने वाला टीचर नहीं रखा होगा, और वो तो उस टाइम पे ज्यादा फीस लेता होगा क्योंकि सबको कंप्यूटर आता नहीं था, समझ रहे हो। और अगर कंप्यूटर सिखाना है तो एक जगह भी होगी जहां पे कंप्यूटर सिखा रहा है कोई, तो सीखने के लिए भी अलग अलग कंप्यूटर लिए होंगे, तो क्या इन्वेस्टमेंट नहीं होगा? इसी को बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट। और ऐसा हर एक फील्ड में होता है। जब भी नई टेक्नोलॉजी आती है तो हमें हमारे एम्प्लॉइज को उनकी स्किल को बोलते हैं ना लेवल अप करो। आप नहीं, आपकी जनरेशन बोलती है, क्या बोलती है? लेवल अप, लेवल अप, क्या लेवल अप। मैं एक नई सोडा बनाने वाला हूँ, लेवल अप सोडा। कोई डाउट है? नहीं है। सोडा मतलब ऐसे अलग अलग फ्लेवर्स में आएगी।
लेवल अप। डेवलप्ड नेशन, हम अमेरिका की बात कर रहे हैं, वेयर लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट कहां पे होता है बेटा, एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट, हैव वेरी लो लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल बहुत कम होगा। परिणाम स्वरूप पॉवर्टी इज लेस, हाई लेवल ऑफ education satisfy the requirement of various employment opportunities and choices among workers। अगर आपका एजुकेशन का लेवल हाई है तो आपके पास ऑप्शंस भी ज्यादा रहेंगे, है ना, कि आप इस कंपनी में जाओ, इस कंपनी में जाओ या इस कंपनी में जाओ। ठीक है, हाई लेवल ऑफ एजुकेशन सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट ऑफ वेरियस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, आपके पास एम्प्लॉयमेंट 1 2 3 अलग अलग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है, एंड आपके पास चॉइसेस अमंग वर्कर्स, स्किल डेवलपमेंट इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर्स, स्किल डेवलपमेंट से वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, एंड दैट रिफ्लेक्ट्स इन हाई वेजेस। फॉर दैट एट वर्क प्लेस कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च। कोई डाउट है, आप पढ़ लोगे, मैं आगे बढ़ू, है ना, इसको मैंने ऐसे रटवाया नहीं है स्टार्टिंग में, जैसे पहली चीज मैंने रटवाई ना। कोई डाउट है? नहीं है। गुड्स एंड सर्विसेज एट रीजनेबल रेट्स, हम अभी जो फिलहाल जो वीडियो बना रहे हैं, हमारा यह 9वां पार्ट है, उसके लिए ये आखिरी वाला टॉपिक, फिर हम ब्रेक लेंगे और आज के दिन में इस चैप्टर को खत्म करेंगे, नो इश्यूज। अभी भी और 2 पेज बाकी है, बहुत लंबा है, चीज़ों को देर लगती है, कभी कभी इतना आसान नहीं होता चीज़ों को पढ़ाना। गुड्स एंड सर्विसेज एट रीजनेबल रेट, क्या हो अगर आपको सस्ते में ही सामान मिल जाए, अच्छा नहीं रहेगा? अच्छा रहेगा बच्चों, मिलना ही चाहिए, है ना। टू प्रोवाइड न्यूट्रिटिव फूड, आपको पता है ये 6ठा पॉइंट पढ़ रहे हैं हम। टू प्रोवाइड न्यूट्रिटिव, आपको याद नहीं होगा बच्चों, मुझे याद है ना, मुझे याद है बच्चों, है ना। टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, यूज ऑफ अप्रोप्रिएट टैक्स पॉलिसी, राइज इन ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट। जो डेवलप कंट्रीज में क्या करते हैं ये लोग, अच्छी अच्छी एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए, ताकि वो सीधा उनको हायर मिल जाए। हायर मतलब HIRE, उनको हायरिंग कर ले, कोई हायर कर ले उनको, ठीक है ना, नौकरी मिल जाए, समझ रहे हो। इसीलिए स्किल डेवलपमेंट के अंदर इन्वेस्ट करना जरूरी है। To provide nutritive food and food security to garib people, it should be made available at reasonable rates, which will also directly reduce poverty। देखो, जैसे मैंने अभी जिम ज्वाइन किया, ठीक है, जिम, तो जिम, क्योंकि मैं क्या है, मेरी हेल्थ थोड़ी ऐसे पुअर हूँ, मैं हेल्थ पुअर हूँ, मैं इंसान पुअर नहीं हूँ, तो ठीक है, अगर अभी मैंने सोचा कि यार गवर्नमेंट अगर मुझे प्रोटीन पाउडर फ्री में दे तो, ठीक है, प्रोटीन पाउडर, आप समझ रहे हो, महंगा आता है बेटा, प्रोटीन पाउडर फ्री में देता हूँ, मेरी बॉडी भी अच्छी हो जाएगी, मेरी हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी। तो टू प्रोवाइड न्यूट्रिटिव फूड, गुड्स एंड सर्विसेज एट रीजनेबल रेट्स, टू प्रोवाइड न्यूट्रिटिव फूड एंड फूड सिक्योरिटी टू पुअर पीपल, इट शुड बी मेड अवेलेबल एट रीजनेबल रेट्स विच विल ऑल्सो डायरेक्टली रिड्यूस पॉवर्टी। इसके बारे में आपने फेयर प्राइस शॉप के बारे में 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है ना। अंडर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो फेयर प्राइस शॉप से 10th स्टैंडर्ड में पढ़े हो, PDS के तहत चलती है, किराना की दुकान बोलते हैं हम इनको, है ना, जिसके लिए आपके पास 2 प्रकार के राशन कार्ड रहते हैं, APL और BPL। We have ration shops where rural and urban poor are given basic utility goods at reasonable prices। Basic utility goods मतलब क्या, आपको बता दूं, ये लोग साबुन को बेसिक यूटिलिटी गुड्स नहीं मानते हैं, ठीक है। अगर आपको नहाना है, आपको पसीने की स्मेल निकालनी है, वो तो आप मिट्टी से भी निकाल सकते हो, मिट्टी लेके आओ और घिस दो बॉडी के ऊपर, ठीक है ना। और मुंह को साबुन से धोना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, ठीक है ना। फिर बाल में शैम्पू लगाना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो ऐसा एक्सपेक्ट मत करो कि गवर्नमेंट आपको शैम्पू देगी, और वो भी एंटी डैंड्रफ शैम्पू देगी, ठीक है ना, सिल्की बाल वाले शैम्पू देगी, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको बेसिक जो यूटिलिटी गुड्स है उसमें गेहूं आते हैं, ठीक है, एलोवेरा ऑयल आता है। सर पागल हो गए हो, एलोवेरा ऑयल खाने का ऑयल फिर भी दे सकते हो आपको, ठीक है ना, कपास या वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है।
तो ठीक है, बेसिक यूटिलिटी गुड्स में साबुन नहीं आएगा, शैम्पू नहीं आएगा, गेहूं आ जाएगा बेटा, राइस आ जाएंगे, ठीक है। ड्यूरिंग ड्रॉट एंड स्कैरसिटी, ड्रॉट स्कैरसिटी नहीं पता है तो अभी पढ़ाई छोड़ दो। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पीडीएस इज मोर टू सेटिस्फाई द, देखो कोरोना के बारे में इस बुक में कुछ नहीं लिखा गया है, क्योंकि ये बुक जब आई कोरोना उसके बाद में आया, इसके अंदर कोई करेक्शन नहीं। आपने कोरोना में फील किया था आपके, देखो मैं तो खुद गया था, ऐसे छुपाऊंगा नहीं, बराबर है, क्योंकि उस टाइम पे मेरा इनकम बंद हो गया था, फिर बराबर है, कोई ट्यूशन में भी नहीं आ रहा था, कहीं भी नहीं, मैं इधर उधर घूमता रह रहा था, ठीक है, समझ रहे हो। सबसे पहले इन लोगों ने ट्यूशन को बंद किया, तो अब मेरे पास कुछ काम नहीं है और मैं तो इंटेलिजेंट हूँ, तो मैंने मेरा राशन कार्ड उठाया। राशन कार्ड उठाया तो पता चला मेरा राशन कार्ड तो EPL है। उस दिन पता चला काश BPL होता तो फायदा थोड़ा ज़्यादा होता, क्योंकि आज की तारीख में तो मैं BPL हूँ। BPL मतलब क्या, बिलो पॉवर्टी लाइन, और मतलब मेरा तो इनकम ही नहीं है। अभी कोरोना के टाइम इनकम था नहीं था, तो कायदे से उस टाइम पे मैं BPL था कि नहीं? कोरोना के टाइम पे मैं क्या था, BPL। तो गवर्नमेंट को मुझे BPL वाली फैसिलिटीज देनी चाहिए थी, क्योंकि इनकम जीरो हो गया मेरे हिसाब से, तो मेरे जैसे काफी लोग थे। तो उस टाइम पे मैंने क्या किया, झोला उठाया, राशन कार्ड की दुकान पे चला गया, राशन कार्ड की दुकान से वीट लिए, फिर वेल्ला ही था, फिर उधर से राइस भी उठाए, फिर घर पे आके मेरी वाइफ को बीना को लाके दिए। बीना बोलती है इसके अंदर बहुत कचरा है दीवाना पप्पा। मैंने बोला दीवाना पप्पा तो नवराज है, फिर मैंने उसका कचरा भी साफ किया, ठीक है, वेल्ला ही था। अब समझ रहे हो, तो ऐसे ऐसे जब भी ऐसे पता चलता था कि यहाँ पे ये फ्री में मिल रहा है, वहाँ पे वो फ्री में मिल रहा है, क्योंकि हम क्या है, उस टाइम पे मैं एक्चुअली APL नहीं था, उस टाइम पे मैं क्या था, BPL था, तो हमें ऐसे करके बेनिफिट्स लेने चाहिए, बराबर है। तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसको ऐसे जब भी ऐसी कोई चीज आती है, यहाँ पे कोरोना नहीं लिखा है बट आप समझ जाओ, ड्रॉट मतलब सूखा और किसी भी चीज की अछत, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ PDS इज मोर टू सेटिस्फाई द बेसिक नीड्स ऑफ पुअर, मेरे जैसे लोग, ठीक है। हमें कभी भी किसी भी चीज का अभिमान नहीं करना चाहिए, ठीक है। देखो मेरे जैसा जो आईफोन यूज करता है, वो बंदा आईफोन लेके, मैं पिछले 9 साल से आईफोन यूज कर रहा हूं, ठीक है, आईफोन लेके गेहूं की लाइन में खड़ा था, क्या लेके, कैसा लग रहा है, और वो भी कभी चड्डा नहीं पहनता हूँ, लेकिन उधर पे गरीब देखने के लिए चड्डा पहन के गया था, बोला चलो ठीक है चड्डा, लेकिन वो चड्डा देख के वो PDS पब्लिक वो फिर सर चड्डो 3000 चड्डो છે, पूमा का चड्डा था, ठीक है, हाई फाई आता है, बोले 3000 चड्डो पहरीने તમે आ लेवा, बोला ये चड्डो लई लीधो, હવે તમે હું चड्डो વેચું तो मैं चड्डा ना पैसा आपो। उस टाइम पे मैं अमीर था, बोलता है आईफोन, मैं बोला अभी इसको बेच दूं, कॉल आएंगे, समझ रहे हो। तो ये लोग समझते नहीं है, अमीर थे तब चड्डा लिया, अमीर थे तब मोबाइल लिया, अभी कोरोना की वजह से गरीब हो गए, तो हमारा वाक क्या, हमने बोला था कोरोना को इन्विटेशन दिया था क्या, नहीं दिया था। आप समझ रहे हो चीजों को, तो एकदम से APL से BPL हो गया, मेरी गलती ना, बिल्कुल भी नहीं। तो गुड्स एंड सर्विसेज एट रीजनेबल रेट्स, ये है आपका वापस सिग्मा सर वाला पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है, सिग्मा सर वाला, चड्डा पहन के राशन की दुकान पे लाइन पे खड़े थे, आप गए हो कभी, नहीं गए हो, जाना चाहिए राशन की दुकान में, ठीक है, एड्रेस मैं बताऊंगा क्योंकि मैं लाइन में खड़ा हूँ, चड्डा पहन के, ठीक है। चड्डा कितने रुपए का था बेटा, 3000 का चड्डा था, कोई डाउट है, अभी भी है। उस टाइम पे उस चड्डे की इतनी मेमोरी है, उसको मढ़ा के रखा है, फ्रेम में रखा है कि इस चड्डे को पहन के सिग्मा सर लाइन में खड़े थे गेहूं लेने के लिए, ठीक है ना, थैली भी फटी हुई लेके गया था। कोई डाउट है, लोगों को लगे गरीब है, कोई डाउट नहीं है। टू प्रोवाइड न्यूट्रिटिव फूड, फिर मुझे किसी ने पूछा, अरे सिग्मा सर आप मुफ्त का राशन लेने जा रहे हो गेहूं, क्योंकि हाथ में गलती से कार्ड रह गया था, लोगों को दिख गया, बोला मेरे लिए नहीं है, गरीबों को दान दे दूंगा, वो गरीब मैं ही था, ठीक है, ऐसे सबको थोड़ी पता लगा। सर अभी क्यों बता रहे हो, आप वापस अमीर हो गया ना, जब हम गरीब होते तो बताना नहीं चाहते कि हम गरीब है, लेकिन फिर अमीर हो जाते तो हम स्टोरी बताते, मैं बहुत गरीब था, मैं जब पढ़ता था हेडलाइट्स के नीचे पढ़ता था, मेरे घर में लाइट भी नहीं आती थी, ऐसे स्टोरी बताते, पता है अमीर होने के बाद खुद की गरीबी की स्टोरी, मैं बहुत मेहनत किया हूँ, दिन रात मेहनत किया हूँ, सुबह में 4 बजे उठता था, रात को 12-12 बजे तक पढ़ता था, आप समझ रहे हो ये सब स्टोरी कहाँ से पैदा होती है। टू प्रोवाइड न्यूट्रिटिव फूड एंड फूड सिक्योरिटी टू पुअर पीपल, इट शुड बी मेड अवेलेबल एट रीजनेबल रेट्स, कहाँ पे मिलेगी, फेयर प्राइस शॉप पे मिलेगी, विच विल ऑल्सो डायरेक्टली रिड्यूस पॉवर्टी, इसकी वजह से गरीबी दूर हो जाएगी। अंडर PDS इन इंडिया, भारत में पब्लिक 10th स्टैंडर्ड से पढ़ते आए हो,
पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया वी हैव रेशन शॉप्स। रेशन शॉप के 2 कार्ड चलेंगे, या तो एपीएल होगा या तो एपीएल के अंदर मुफ्त की चीजें अभी नहीं मिलती, बीपीएल के अंदर अभी भी मिलती है। वेयर रूरल एंड अर्बन पुअर आर गिवन बेसिक यूटिलिटी गुड्स एट रीजनेबल प्राइसेस। क्या कोई एंटी डैंड्रफ शैम्पू मिलेगा? नहीं मिलेगा, शैम्पू मिलेगा ही नहीं, बीपीएल हो तो भी नहीं मिलेगा। और सर बीपीएल से शैम्पू तो डाल दो, लक्स लक्स साबुन सुगंध वाला, नहीं माला, खोटी बात। ड्यूरिंग ड्रॉट्स एंड स्कैरसिटी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पीडीएस इज मोर टू सेटिस्फाई द बेसिक नीड्स ऑफ पुअर। देखो बहुत लंबा वीडियो हो गया अभी तक, ये मेरे हिसाब से गुन्नू दीदी के हिसाब से पार्ट 9 है ना, और जो आप भूल चुके हो उसको मैं याद करवा देता हूँ, जो 47 नंबर के पेज पे है, मैंने बोला ना 47 नंबर के पेज के ऊपर है, हमका सब याद रहता है। 47 नंबर के पेज के ऊपर हमने कितनी कितनी चीज़ें कवर करी थी बेटा। देखो पहले तो इसको इरेज कर देते हैं, ये इरेज हो गया बेटा, सर ये रह गया, कर देता हूँ, कमेंट सेक्शन में मत लिखना, मम्मी फिर चिल्लाती है मेरी, मारती है पता है मेरे को। मेजर्स टू रिड्यूस पॉवर्टी हमने पढ़ा, टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, सिग्मा सर, हेल्प लेडीज, डेवलपमेंट ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है। वेजिटेबल वेंडर्स, याद है ना, हाँ 1 रुपये वाली आंटी, वेजिटेबल वेंडर्स, ठीक है। और याद है कौन, मेसन्स आएंगे यहाँ पे, ठीक है ना। ये पैराग्राफ को तो मैंने बहुत अच्छे से रटवाई दिया था, ठीक है। यहाँ पे मेसन्स आ जाएंगे, फिर आपको एग्रीकल्चर लेबरर्स आ जाएंगे, याद है मेरे को, बराबर है। और फिर वापस वेंडर्स आ जाएंगे, इन लोगों का ध्यान रखना है। फिर यूज ऑफ अप्रोप्रिएट टैक्स पॉलिसी, यहाँ पे गवर्नमेंट बहुत अलग तरीके से रिच पीपल से पैसा लेगी, गरीबों को देगी। फिर ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, मतलब यहाँ पे एजुकेशन के बारे में बात करनी है। फिर गुड्स एंड, यहाँ पे वापस सिग्मा सर, 3000 का चड्डा पहन के हम कहाँ पे गए थे, पीडीएस सिस्टम के तहत जो भारत के अंदर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत जो राशन की शॉप चलती है, फेयर प्राइस शॉप, राशन की शॉप है, उसका नाम क्या है, FPS, फेयर प्राइस शॉप चलती है। वहाँ पे सिग्मा सर कोरोना के टाइम पे 3000 का पूमा का चड्डा पहन के गए थे। कोई डाउट है, फटी हुई थैली लेके गए थे, आईफोन भी था। हमें लगा कि हम फटी हुई थैली और चड्डा पहन के गरीब लगेंगे, लेकिन उनको पता चल गया, क्योंकि वो खुद भी वो 3000 का चड्डा पहन के ही बेच रहे थे। बोले कोई डाउट है, अभी और हमें आगे कवर करना है, लेकिन थोड़ी देर लगेगी बच्चों। ये है हमारे मेजर्स टू रिड्यूस पॉवर्टी, उसमें 6 मेजर्स हमने ले लिए हैं। अब हमारे पास है एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स हमने किया, तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम शुरू किया है, वेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना शुरू किया है, मनरेगा, ठीक है ना। बहुत एकदम थोड़ा यूनिक सा पोर्शन है, जिसके ऊपर कांग्रेस ने स्टार्ट किया था, बीजेपी को इससे आपत्ति है, पर क्या करें, बंद नहीं कर सकते। नरेंद्र मोदी बोलते हैं दिस इज अ फेलियर ऑफ कांग्रेस, और ऐसा फेलियर है कि उसको मैं चालू रखूंगा ताकि आने वाली पीढ़ियां याद रखे कि ये कांग्रेस का बहुत बड़ा फेलियर है ना। हाउसिंग स्कीम्स है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, उसके बारे में जो सोशल सिक्योरिटी वर्ड आया था, इसके बारे में चर्चा करेंगे। अगेन जनधन योजना के तहत जो बैंक खाते खोले गए थे उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस एंड आई एम वन एंड ओनली द ग्रेटेस्ट ऑफ ग्रेटेस्ट, निखिल सोलंकी।